हाँ भाई। सभी जल्दी से बैठ जाओ, आगे आ जाओ, जगह है, पीछे जगह बहुत है, जगह कोई कमी नहीं। कर दिया लाइव। ओके, अब चल जाएगी, सब चलेगी, सब चलेगी। अभी क्या है कि ये थोड़ा खुद ही मुर्दा है आदमी, कमजोर है, डायबिटीज का बीमारी है इनके, धीरे धीरे काम करता है। एक बार करने दो, सारे चालू कर दे, फिर हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है ना, कोई फिटर और डीजल तो नहीं है? है तो बाय बाय। मैं पढ़ाता नहीं ना, फिटर डीजल है। फिटर और डीजल आज सर छुट्टी पर है, उनका कोई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम था तो वो आज आए नहीं है, शायद तक कल या परसों आएंगे तो वो क्लास वहां से स्टार्ट करेंगे। फिटर और डीजल वाले की क्लास नहीं है, ये इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास है। और इसके बावजूद यदि बैठा रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सूचना दे देता हूं उन पे, पहले जगह है तब तक बैठो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हो गए भाई। आप में से इसमें टेक्निकल ट्रेड में बहुत सारे विद्यार्थी न्यू हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, और हम आज टेक्निकल ट्रेड को भी इसी प्रकार पढ़ेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगी, एकदम न्यू के हिसाब से ही। क्योंकि टेक्निकल ट्रेड में स्टार्टिंग के सारे ही फेज ही होते हैं अलग अलग। आज हम जो देखेंगे सबसे पहले बहुत ही बेसिक में सर्किट क्या होता है, परिपथ। आप हर बार जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल में कब देखोगे तो परिपथ के बारे में बहुत चर्चा करते हैं ना, कि बंद परिपथ है, खुला परिपथ है, समांतर परिपथ है, श्रेणी परिपथ है। तो परिपथी क्या है, इन परिपथ के बारे में हम आज की क्लास में आराम से पूरा देखेंगे। ठीक है, तो जो भी कुछ समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, बाकी हमें परिपथ के बारे में ध्यान से देखना है। हेडिंग डालो सर्किट यानी परिपथ। और कोई तनाव नहीं लें, कोई आगे पीछे की क्लासों का तनाव नहीं लें। जिनके जो क्लासें छुट्टी हुई मैं आराम से मैं कवर करवा दूंगा। ये क्लासें मैं पढ़ाऊंगा तो भी 5-6 महीने पढ़ानी है मुझे, इतनी बड़ी ट्रेड है आपकी। हाँ, तो ये 2-4-5 दिन वाला मामला है नहीं, लगभग 5 से 1 महीने का मामला रहता है ट्रेड का। तो लंबी चौड़ी ट्रेड है, हमें आराम से पढ़नी है। हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है ना। और आपको एक चीज ध्यान रखनी कि यहाँ से पढ़ने के बाद में घर पे जाके आपको सवाल करने चाहिए। जो भी न्यू पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो 1-2 दिन बाद शुरू कर लेना, सवाल करना शुरू करना जरूरी है। और यहाँ से पढ़ने के बाद में जब आप सवाल करेंगे तो 100 में से 95 सवाल आपके नोट्स में से है।
कोई 5 सवाल रेयर टू रेयर होते हैं, कभी 2 और कभी 5 कभी 6 सवाल हो जाते हैं 100 में से, जो नोट्स में नहीं है। और ये जो सवाल हैं ये ऑल ओवर इंडिया के पेपरों का बता रहा हूं मैं। यानी कि आप जो नोट्स में लिखेंगे उसमें आपको हर परीक्षा में 90 से 95% आपके नोट्स में से सवाल पढ़ेंगे। बस हमें सवाल सही तरीके से समझना आता है, पढ़ना आता है कि नहीं आता, ये जरूरी चीज है। कि भाई सवाल क्या कह रहे हो समझ नहीं पाए, सवाल की भाषा ही नहीं समझ पाए, वो अलग मामला है। और इसके लिए आपको ये वेट नहीं करना कि परीक्षा आएगी तब देखेंगे कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं सवाल। जैसे चैप्टर पूरा हो उस चैप्टर के सवाल करो, वैसे आपको पता चल जाएगा कि सारे सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो जो नहीं हो रहे हैं उन सवालों में क्या तकलीफ आ रही है, वो गिनती के सवाल मिलेंगे कोई, ठीक है। बाकी लगभग सवाल आपसे हो जाएंगे। आधे आप रेगुलरिटी पढ़ेंगे, सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे। टेक्निकल ट्रेड ऐसी होती है जिसको आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, आपको डेली मतलब रूटीन प्रोग्राम के तहत पढ़ना पड़ता है। यदि आप चाहेंगे कि मैं महीना 2 महीना छोड़ देता हूँ उसके बाद पढ़ लेता हूँ तो भूल जाओगे तब तक, तो इसमें भूलने का काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। और कंटिन्यू डेली आप घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा में यहाँ पढ़ेंगे, बाकी आप घर पे 2-1 घंटा रेगुलर पढ़ा करें तो आपकी ट्रेड एकदम पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आगामी कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर का है, टेक्निकल हेल्पर भर्ती आएगी तो फॉर्म तो भरेंगे ही, ऐसा थोड़ी नहीं है हम फॉर्म नहीं भरते हैं, ऐसा तो है नहीं, फॉर्म तो भरते हैं टेक्निकल हेल्पर में। उसमें इलेक्ट्रीशियन मेन आती है, ठीक है। अनुदेशक में आप में से कुछ एलो एप्लीकेबल होंगे, CIT जिनके की हुई है, बाकी तो अनुदेशक में तो एलिजिबल है नहीं। जल्द आए रोडवेज की भर्ती आए कि नहीं आई, वो आए पे तो पता चले, तब तो कोई पता चले नहीं। लेकिन कल एक खबर पता चली है कि ग्रुप डी में कन्फर्म ITI को ही लेंगे, ये कल की सूचना आ गई शाम को। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि आगामी जो भर्ती होगी उस ग्रुप डी में हम ITI प्लस 10वीं या अप्रेंटिस प्लस 10वीं, इनमें से कोई सही हो। अप्रेंटिस भी तो कौन करता है, ITI क्या वही करता है। तो कुल मिला के वो मामला का ITI प्लस 10वीं है। ITI प्लस 10th है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेबस वही है जो आपका CBT 1 का है। आपको तो बैठे बैठे केवल सीटें बड़ी है कि नहीं है, सिलेबस तो कोई आपका बड़ा है नहीं। मैथ वही, रीजनिंग वही, जीके वही, साइंस वही। CBT 1 का जो सिलेबस है वही ग्रुप डी का सिलेबस है। डिटो है कि नहीं है, डिटो सिलेबस वही है। तो उस सिलेबस को उसी को पढ़ना है, आराम से सीखना है। और ये आपके लिए मेरे हिसाब से एक नई लाइफ लाइन आई है। नई लाइफ लाइन है ना, KBC में खेलते ना, तो जैसे मान लो एक पड़ाव पार करें, दूसरा पड़ाव पार करें, किसी पड़ाव में गलत उत्तर दें तो एक सपोर्ट का पड़ाव आ जाता ना, वो पड़ाव है। आप कोशिश करें लोको पायलट ही बने, फिर भी थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो टेक्नीशियन बने। यही मामला रहता है कि नहीं रहता? क्योंकि परीक्षा हॉल के दिन भी बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। आप बहुत अच्छा पढ़ के जाए, सब कुछ अच्छा करके जाए, लेकिन परीक्षा हॉल में जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हो वहां भी तो कई फैक्टर चेंज हो जाते हैं। तो उसके कारण यदि कई बार बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाए तो टेक्नीशियन तो श्योर मिले, लेकिन हमारी पूरी कोशिश किसके लिए रहती है? लोगों के लिए। तो ITI को मेन फायदा ये रहता है कि लोगों में एलिजिबल है, टेक्नीशियन में भी एलिजिबल है। टेक्नीशियन में केवल ITI है, लोगों में ITI, डिप्लोमा, बीटेक तीनों है। तो आप तीनों के साथ फाइट करो। आप चाहो लोको पायलट की सीट खाऊं, फिर भी बाय द वे कोई मेरिट में अटक गया हो, साइको में कहीं अटक गया हो, या कोई किसी कारण से अटक गया हो, तो टेक्नीशियन तो रहे नहीं रहे श्योर, वो आपके पास पहले पड़ाव था। उसमें भी अब एक उन्होंने कहा कि जो कम पढ़ने वाले हैं वो खुद टेक्नीशियन ही सोच के चल रहे हैं, उनके वहां भी गड़बड़ आ रहे, तो ग्रुप डी आपका पड़ाव है। और ये पद मिला के आएंगे तो आपको भी पता है तकरीबन 1.5 लाख के आसपास तो पद होंगे। वो ग्रुप डी और लोको वाले टेक्नीशियन मिला के पद होते तो 1.5 लाख के आसपास आते ही आते हैं। और ये मैं जो पद बता रहा हूँ नॉर्मल बता रहा हूं, मैं ये नॉर्मली आए हुए हैं, मैं कोई नया नहीं कि मैं जोड़ के बता रहा हूं, मैंने उल्टा कम बताए हैं। पिछली बार ग्रुप डी के लाख थे और LP टेक्नीशियन थे 64,000 समथिंग, तो मिलकर होते हैं 1,65,000। वो मैं तो 1.5 लाख ही बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। जबकि वो भर्तियां 4 साल बाद थी, ये भर्तियां 5.5 साल बाद। हाँ, तो कायदे की बात है ना वो भी, इसलिए 1.5 लाख और 1.5 लाख पद बहुत बहुत होते हैं। और उसमें केवल ITI, बेफालतू की कोई भीड़ आपकी रहेगी नहीं। एक तो होता है
कि जिसमें हर एक फॉर्म भरेगा, जैसे ग्रुप डी होता था पहले, 10वीं पास तो सभी करता है, उसके बाद सभी फॉर्म भर देता है। तो अब की बार आपको आईटीआई वालों को एक नई लाइफ लाइन मिली है। बस आपका सपना ग्रुप डी पे नहीं अटकना चाहिए, आपका सपना एलपी पर ही रहना चाहिए। आपके लिए एक सपोर्ट ज्यादा मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या आप इतना क्यों पढ़ना, ग्रुप डी तो मैं वैसे ही लग जाऊंगा, छोड़ना पढ़ाई, ये नहीं। आपका सपना वही रहना चाहिए, एलपी पर ही। ये आपके लिए एक लाइफ लाइन है कि यदि बाई दी वे कोई मिस्टेक हो भी जाए तो नौकरी पक्की है। ये वो बड़ा मामला है ना, इसलिए ध्यान रखें। तो हेडिंग डालो परिपथ। परिपथ यानी सर्किट। और मैंने आपको पहले कहा था, जिस दिन वैकेंसी आएंगी सारी जितने भी लोगों के कोर्स के वो सब आपकी तरफ देखेंगे, काश हम आईटीआई कर लेते। मैंने पहले भी बोला था, वो 5 साल में 1 साल आता है हर बार। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल में हर बार 1 साल यही आता है, काश हम आईटीआई कर लेते। बाकी तो 4 साल आप खुद सोचते हो कि हमने क्यों की। ठीक है, तो बाकी के 4 साल तो वो होते हैं। सर्किट। सर्किट किससे कहते हैं? अवयवों को व्यवस्थित क्रम में संयोजित करने पर जब वैद्युतिक कार्य संपन्न हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्किट। अवयवों को व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको कहूंगा भाई मुझे बल्ब जलाना है, तो आप क्या लगाओगे? बैटरी लगाओगे, बल्ब लगाओगे, स्विच लगा दोगे, एमसीबी लगा दोगे, पूरा तार लगा दोगे, स्विच ऑन करोगे, कर लो सर बल्ब जल गया। अब व्यवस्थित क्रम में लगाना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी है कि बल्ब पहले लगाओगे, स्विच उसके बाद में लगाओगे, जबकि कंट्रोलिंग स्विच तो पहले आएगा ना। व्यवस्थित क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले सप्लाई देते हैं, हमारे पास कौन सी आती है? युक्ति, सुरक्षा। सुरक्षा के बाद युक्ति कौन सी आती है? नियंत्रक। नियंत्रक के बाद क्या आती है? उपभोग। फिर हम कहते हैं परिपथ हुआ पूरा बंद करने पर। तो ये हमारे पास व्यवस्थित क्रम है। तो अवयवों को व्यवस्थित क्रम में संयोजित करने पर जब वैद्युतिक कार्य संपन्न हो जाए, उसे कहते हैं परिपथ। वैद्युतिक कार्य क्या होता है? बल्ब जलाना वैद्युतिक कार्य है, एसी चालू करना भी वैद्युतिक कार्य, विद्युत से ही चल रही है। हीटर जलाना भी वैद्युतिक कार्य, पंखा चलना भी कौन सा कार्य है? वैद्युतिक। यानी आप विद्युत का उपभोग कर रहे हो, तो उपभोग युक्ति लगाना अनिवार्य है। तो आप कहेंगे अवयवों को व्यवस्थित क्रम में संयोजित करने पर, अवयवों को व्यवस्थित क्रम में संयोजित करने पर वैद्युतिक कार्य संपन्न हो। अवयवों को व्यवस्थित क्रम में संयोजित करने पर वैद्युतिक कार्य संपन्न हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? परिपथ। परिपथ क्या कहलाएगा? जिसमें वैद्युतिक कार्य क्या हो जाए भाई? संपन्न हो जाए। ठीक है। अब अवयव किससे कहते हैं? कईयों की ये भी दिक्कत है। प्रतिरोध हमारे पास क्या होता है? अवयव। संधारित्र भी हमारे पास क्या होता है? अवयव। स्विच भी हमारे पास क्या है? अवयव। बल्ब भी हमारे पास क्या है? अवयव। पंखा भी हमारे पास क्या है? अवयव। तार भी हमारे पास क्या है? अवयव। ये सारे अवयव यानी घटकित होते हैं। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? अवयव। सबसे पहले जब आपको जैसे मान लो परिपथ बनाना है, तो सबसे पहले आप देंगे विभव स्रोत या विद्युत स्रोत। स्रोत का मतलब जहां से सप्लाई दी जाएगी। स्रोत का मतलब सोर्स। सोर्स विभव का भी हो सकता है। सोर्स किसका हो सकता है? धारा का। सोर्स पावर का भी हो सकता है। यानी कि
सेल व बैटरी, ये सब क्या कहलाते हैं? सोर्स ही तो होते हैं। जो सप्लाई दे रहे हैं वही क्या कहलाते हैं? सोर्स। ठीक है, जैसे ही आपने सप्लाई यानी सोर्स जोड़ा, मैं बैटरी को लगाऊं तो थोड़ा सा, जो हमने सप्लाई को जोड़ा, सप्लाई को जोड़ने के बाद में मुझे यहां पर और एक प्रकार से युक्ति को जोड़ना है। और ये युक्ति हमारे पास कौन सी कहलाती है भाई? सुरक्षा। जब हम कभी भी सप्लाई देते हैं, सप्लाई के तुरंत बाद कौन सी युक्ति लगाते हैं? सुरक्षा। अपने घर पे सप्लाई आती है तो हम क्या लगाते हैं? एमसीबी या फ्यूज। सप्लाई से पहले यही लगा, सप्लाई के तुरंत बाद यही होता है ना, सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति क्या होती है? एमसीबी। एमसीबी का प्रयोग आजकल ज्यादातर करने लगे घरेलू में, मिनिस्चर सर्किट ब्रेकर। लेकिन कई बार दीवार के हाथ लगाते हैं तो झटकाता है, हम कहते हैं धारा क्या हो रही है? लीकेज हो रही है। इसके लिए दो प्रकार के हमारे पास ब्रेकर होते हैं, सर्किट ब्रेकर। एक होता है RCCB, नाम सुना होगा, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एक नाम सुना होगा ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। वो उस लीकेज को रोकने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन हम सामान्यतः तो नहीं लगाते उसको, वो तो कोई प्रॉब्लम आएगी तभी लगाएंगे। सामान्यतः हम घर में कौन से लगाते हैं? एमसीबी। एमसीबी यहां क्या लगाते हैं? फ्यूज। एमसीबी ने ज्यादातर फ्यूज की जगह तो ली है। ठीक है, एमसीबी में फ्यूज, ये सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति के आगे सप्लाई जाएगी तो वो सप्लाई किसको जाएगी भाई? नियंत्रक युक्ति को। ये युक्ति क्या कहलाएगी? नियंत्रक। नियंत्रक यानी कि आप चाहेंगे तो ऑन करें, आप चाहेंगे तो ऑफ करें, तो नियंत्रक हुआ कि नहीं हुआ? स्विच। आप चाहे पंखा तेज चले, आप चाहे धीमा चले, तो आपने कंट्रोल किया, तो ये रेगुलेटर भी कौन सी युक्ति हो गई? नियंत्रक। और स्विच भी कौन सी युक्ति हो गई? नियंत्रक। और जब नियंत्रक युक्ति के बाद में हम क्या लगाएंगे? चाहे आपको उपभोग युक्ति के रूप में काम में लेना पड़ेगा। चाहो तो बल्ब लगाओ, चाहे पंखा लगाओ, चाहे लाउड स्पीकर लगाओ, ये सब उपभोग युक्ति होती है कि नहीं होती है? तो ये हमारे पास है उपभोग युक्ति। कौन सी युक्ति है? उपभोग। उपभोग युक्ति क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे बल्ब है, उपभोग युक्ति है। हीटर क्या है? उपभोग युक्ति है। पंखा क्या है? उपभोग युक्ति है। यानी कि जो लाउड स्पीकर भी एक उपभोग युक्ति है। सारी एक हमारे पास कौन सी युक्तियां होती है? उपभोग। ठीक है, अब इसके बाद में इससे परिपथ को पूरा करने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है भाई? चालक तार। ये होता है कि नहीं होता भाई? चालक तार द्वारा परिपथ क्या हो गया? पूरा। और परिपथ पूरा हो गया तभी धारा का क्या होगा? प्रवाह। तो ये हमारे पास हो गया चालक तार का भी संयोजन। करो नोट। ये हमारे पास क्या बना भाई? परिपथ। अवयवों को व्यवस्थित क्रम में संयोजित करने पर वैद्युतिक कार्य संपन्न हो। तो विद्युत का कार्य संपन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस क्या बात, लास्ट तक सबको दिख रहा है ना भाई? बराबर, आवाज भी आ रही है? ठीक है।
क्लियर? मिनिस्चर सर्किट ब्रेकर मत लिखो, अभी कोई काम की नहीं है, बाद में आगे आएगी सब कुछ। फ्यूज एमसीबी हमारा ये मतलब टारगेट ये नहीं है ना, ये तो हम सारे पढ़ते हैं। एक अपने पास चैप्टर है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, विद्युत सहायक सामग्रियां, उसमें पढ़ना पड़ता है। फ्यूज भी सारे देखते हैं, HRC किट केटर सारे फ्यूज देखते हैं। ये केवल ये बताया जा रहा है परिपथ बनता कैसे है, बस बेसिक ध्यान रखो, ठीक है ना? लिख लिया भाई। तो एमसीबी का काम सुरक्षा के लिए, हमने केवल अभी नाम लिखा, हमने एमसीबी भी तो लंबी चौड़ी है ना। एल सीरीज एमसीबी कौन सी है, जी सीरीज एमसीबी कौन सी है, लाल नोब, हरी नोब, ब्लू नोब, ये नोब भी तो होती है ना, वो भी तो सवाल रहते हैं। और इस एमसीबी से पहले एक और लगाते हैं जिसको बंद करने के बाद सारी सप्लाई बंद हो जाती है, उसे आइसोलेटर कहते हैं। आइसोलेटर सुरक्षा युक्ति है कि नहीं है? नहीं है। सारी एमसीबी डाउन हो जाएगी, वो डाउन नहीं होगी, तो सुरक्षा कहां कर रही है? वो नियंत्रक ही हुई ना, सुरक्षा कहां हुई? आइसोलेटर। सुरक्षा होने का मतलब है कि मैं घर में कोई प्रेस कर रहा हूं, तार शॉर्ट सर्किट हो गया तो आइसोलेटर नीचे गिर जाना चाहिए, आइसोलेटर कभी नहीं गिरता, तो आइसोलेटर सुरक्षा युक्ति है ही नहीं। सुरक्षा युक्ति कौन है? एमसीबी। एमसीबी ट्रिप हो जाती है, डाउन हो जाती है। सुरक्षा युक्ति क्या है? फ्यूज। फ्यूज का तार उड़ जाता है, फिर आपको दूसरा तार लगाना पड़ता है, वो सुरक्षा है। आइसोलेटर सुरक्षा युक्ति कंट्रोलिंग है। हो गया भाई? ओके। अब देखो परिपथ के प्रकार। ठीक है, पहला परिपथ है, हम कहते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज सर्किट। बंद परिपथ क्या होता है? बंद परिपथ है तो इसमें धारा का प्रवाह होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है। बंद परिपथ क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना? जिस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा वो परिपथ हमारे पास क्या कहलाएगा? बंद परिपथ, ठीक है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, धारा का प्रवाह होता है, यदि प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा क्या होगी? कम, और प्रतिरोध कम है तो धारा क्या होगी? ज्यादा। यही होता है कि नहीं होता है? जैसे मैं आपको एक करके दिखा दूं, नेटवर्क बना के भी, मैं कहता हूं ये रहा परिपथ भाई, ये 20 वोल्ट है और ये हमारे पास है 10 ओम। बताओ धारा कितनी जाएगी? आई बराबर तो V बटा R ही होता है। तो आप कहेंगे धारा है 20 में 10 का भाग दिया, कितना एम्पियर गई? 2, ठीक है। और इसमें भी यदि मैं प्रतिरोध को 10 की जगह केवल 5 ओम ही काम में लूं, अब बताओ धारा कितनी जाएगी? 20 में 5 का भाग दिया, धारा कितनी जाएगी? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है। तो अब आपके पास ये मामला बना कि जब प्रतिरोध ज्यादा था तो धारा क्या थी? कम। प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा है, लेकिन धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह थोड़ा रुका, प्रतिरोध और बढ़ा तो धारा घट जाएगी, प्रतिरोध और बढ़ा दिया धारा
घट जाएगी, लेकिन धारा का प्रवाह होगा, ज्यादा या कम। डिपेंड किस पर करेगा? प्रतिरोध पर। ज्यादा या कम डिपेंड किस पर करेगा? प्रतिरोध। ये हमारे पास परिपथ कौन सा है? बंद परिपथ। बंद परिपथ के बाद में दूसरा परिपथ आता है खुला परिपथ। खुला परिपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। खुला परिपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट क्या होता है? हैं? हाँ, खुला परिपथ, खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है तो धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। जैसे मेरे पास ये है, मैंने यहां से तार को तोड़ दिया, बताओ बल्ब जलेगा क्या? बल्ब नहीं जल रहा, बोलो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। बस यही मामला है। तो आप कहेंगे इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो हमारे पास धारा क्या है? जीरो। और धारा के प्रवाह में बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। धारा बिल्कुल ही नहीं बह रही तो आप क्या कहेंगे? प्रतिरोध क्या है? अनंत। प्रतिरोध क्या है? अनंत। जैसे एज ए इलेक्ट्रीशियन आप कई बार मोटे सोल के जूते पहने हुए तो लाइव तार में भी तार जोड़ देते ना। एक तार को पकड़ के फिर उसको जोड़ने के बाद दूसरे तार को जोड़ देते हैं। कोई अनाड़ी आए, उसने कहा मैंने इसको देखा, वो दोनों साथ जोड़े। ठीक है, तो आप वो गड़बड़ होते हैं। तो आप ये देखते हैं प्रतिरोध, धारा हमारे पास क्या बहेगी? जीरो। क्योंकि परिपथ क्या था? खुला। खुला परिपथ में तो धारा बहती नहीं है। लेकिन जैसे आपने जूते खोल के पैर को जमीन के टच किए, अब बताओ परिपथ बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब धारा शरीर के अंदर से प्रवाहित होगी, उस केस में झटका लगेगा। तो धारा जीरो तो प्रतिरोध क्या है? अनंत। लेकिन पूछे इस केस में वोल्टेज क्या है? वोल्टेज तो आप कहेंगे सप्लाई वोल्टेज के बराबर। इसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान सप्लाई वोल्टेज के समान होता है। इसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान, टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के क्या होगा भाई? समान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब देख लेते हैं। इसका लॉजिक ये है, ये कह रहा है कि मैं यहां से दे रहा हूं आपको 20 वोल्ट की सप्लाई। कितना दे रहा हूं? और ये मैंने लगा दिया यहां पर प्रतिरोध। कितना ओम का लगाया? 5 ओम का। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। पूछे वी ए बी का मान क्या है? वी ए बी का मतलब है ए और बी के बीच का वोल्टेज। बताओ कितना है? 20। क्योंकि आप कहोगे देखो ये सर्किट क्लोज है, ओपन है? ओपन। ओपन में वोल्टेज क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज के बराबर। तो आप कहेंगे उत्तर कितना आएगा? 20 वोल्ट। ये सवाल बहुत बेसिक सवाल ही तो है। वो एक बच्चा ऑनलाइन में काफी होशियार है, उसने कहा सर जो आपने ऊपर वाला तार जोड़ा है जिसमें स्विच और सुरक्षा युक्ति जोड़ा वो फेज तार है, नीचे वाला है न्यूट्रल। ठीक है, जबकि मैंने परिपथ बनाया डीसी का है। डीसी में फेज और न्यूट्रल होते ही नहीं है,
प्लस और माइनस होता है। क्या होता है? फेज और न्यूट्रल किस में होता है? एसी में। और मैंने सप्लाई क्या दी? डीसी। ऐसे ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए। आगे जाओगे तो मैं बता दूंगा क्या हुआ, गड़बड़ हो जाएगी। अभी हम बेसिक देख रहे हैं परिपथ होता क्या है, परिपथ बनता कैसा है, परिपथ की बेसिक जानकारियां, ताकि इनके बारे में डिटेल पढ़े तो आपको जिस दिन एमसीबी आप पढ़े या फ्यूज आपके आगे चैप्टर में आएगा तो आपको पता रहेगा फ्यूज क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं, तो ये पता रहता है। बाकी जो सारे चैप्टर हैं हमारे पूरे, हम युक्तियां सारी पढ़ते हैं। ये जो पंखा, हीटर, ये भी तो आता ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। लिख लिया भाई? बंद परिपथ हो गया, खुला परिपथ हो गया। बहुत धीरे लिख रहा है, कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो। जमा जमा के लिख रहा है। इतनी सीधी लाइन मेरे नहीं बनी, बहुत एग्जैक्ट सीधी बनाता है। लिख लो आराम से। बंद परिपथ हो गया, खुला परिपथ। तीसरा परिपथ है लघु परिपथ। नाम सुना होगा ना, शॉर्ट सर्किट। आप कहते हैं यहां शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है वो देखना है। तीसरा होता है लघु परिपथ। तीसरा क्या होता है भाई? लघु परिपथ। लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट पहले मैं समझा देता हूं क्या होता है। यह आपके पास परिपथ है। अब आपने देखा कि यहां से धारा आ रही है, धारा इस हीटिंग एलिमेंट में जाएगी, टंगस्टन के फिलामेंट में, यहां से ऐसे जाएगी, तो ये बल्ब क्या देगा? प्रकाश देगा। सही बात है। आपने इस बल्ब के दोनों टर्मिनल को मिला दिया। अब तो धारा आएगी तो सीधी यहां से डायरेक्ट निकल जाएगी, नहीं निकलेगी? अब बल्ब के इस जो हीटिंग एलिमेंट था, फिलामेंट था, उसमें धारा गई क्या? नहीं गई। तो ये गर्म होगा क्या? नहीं। तो ये प्रकाश देगा? अब हम कहेंगे ये क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसका प्रतिरोध मान लो 20 ओम था, तो इसने प्रतिरोध क्या कर दिया? 0। शॉर्ट सर्किट का मतलब प्रतिरोध क्या कर देता है? 0। ये है शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन। क्लियर? तो आप कहेंगे लघु परिपथ, इसमें दो टर्मिनल सीधे संपर्कित हो जाते हैं। इसमें धारा क्या बहेगी भाई? तो धारा तो अधिकतम बहेगी, बल्ब में नहीं बहेगी, परिपथ में बहेगी। परिपथ में धारा क्या होगी? अधिकतम, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो गया? 0। और प्रतिरोध 0 होगा तो वहां पर वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? 0। ये कंडीशन है। प्रतिरोध 0 होगा तो वोल्टेज भी 0। आप धारा के हिसाब से वोल्टेज एनी टाइम नहीं चलता है। परिपथ में आपके यहां पर क्या होगा? शॉर्ट और ओपन में प्रतिरोध इसके हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा वोल्टेज हिसाब से। जैसे ऐसा नहीं है कि सर V बराबर तो IR होता है ओम के नियम से, तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो धारा ही ज्यादा होगा। वो बंद परिपथ होता ना तो ओम का नियम लागू होता है। ये खुला और लघु परिपथ है तो ओम के नियम के हिसाब से मत दौड़ना। ओम ने पहली बात कही थी कि मेरा नियम लगाओ तो परिपथ क्या होना चाहिए? बंद। तो बंद में तो ओम का लगेगा। हमने कहा भाई धारा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, ये देख लिया था। लेकिन ये परिपथ कौन सा है? लघु परिपथ। यहां ओम का नियम इसमें लागू नहीं होता। आप कल को अर्थिंग में ओम का नियम लागू करेंगे, वहां नहीं होगा। अर्थिंग में क्या होता है? अर्थिंग करते समय प्रतिरोध क्या करते हो? 0। कोशिश तो यही है, नहीं होता तो 1 ओम 2 ओम होता है।
प्रतिरोध कम करने की कोशिश करते हो। कम करने के लिए आप खड्डा खोदते हो गहरा कि नमी आ जाए, फिर कोयला डालते हो, नमक डालते हो, फिर पानी डालते हो। ये सारे क्यों तामझाम करते हो? प्रतिरोध क्या होता है? कम। प्रतिरोध कम होगा तो इसमें धारा क्या जाएगी? ज्यादा। अब मेरा सवाल है, अर्थिंग वोल्टेज का मान क्या होता है? 0। अर्थिंग विभव का मान क्या होना चाहिए? 0। अर्थिंग वही अच्छा होता है जिसका वोल्टेज का मान क्या होता है? 0। जहां पर भी आपने अर्थिंग ऐसे किया है, यहां वोल्टेज का मान क्या माना जाता है? 0 वोल्टेज होता है। अर्थिंग वोल्टेज क्या होता है? 0 वोल्ट। इसमें धारा क्या जाती है? बहुत ज्यादा। प्रतिरोध भी क्या होता है? 0, क्योंकि वोल्टेज और प्रतिरोध का सीधा गुण रहेगा। ठीक है भाई, ओके। लघु परिपथ के बाद में एक चौथा और परिपथ है, उसका नाम क्या होता है? सरण परिपथ। सरण परिपथ क्या होता है भाई? लीकेज, लीकेज सर्किट। सरण परिपथ कौन सा सर्किट हो जाएगा भाई? लीकेज सर्किट। क्या होता है लीकेज सर्किट, बताइए भाई। है? तो आप कहेंगे सरण परिपथ यानी कि जो लीकेज सर्किट है, धारा का कुछ अंश मुख्य दिशा के विपरीत चले जाना। पानी की पाइप है, मोटर चालू की, टंकी भर रहे हो, पानी का कुछ अंश उल्टा आ गया, नीचे आ गया, हम क्या कहेंगे? पाइप क्या हो गई? लीक हो गई। आपने जो कोई एक नाली कर रखी है, नाली में से कुछ पानी बाहर साइड में जा रहा था, हम क्या कहेंगे? नाली क्या हो गई? लीक। इसी प्रकार जो धारा है, हम मुख्य परिपथ में बहना चाहते हैं, लेकिन उसका कुछ अंश उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाए, वो क्या कहलाएगा? लीकेज। जैसे मैंने पूरा अर्थ परिपथ बनाया और मैंने कहा भाई ये धारा कहां जानी चाहिए? बल्ब में जानी चाहिए, लेकिन पता चला कि दीवार में कुछ लीकेज हो गया साथ में, इसलिए दीवार का हाथ लगा रहा हूं तो करंट आ रहा है। इसका मतलब वो करंट आया है तो आया तो तार से ही है, वो क्या कहलाएगा? लीकेज। और आपने अक्सर देखा होगा बारिश के समय कई घरों में होता है कि उस खिड़की के पास हाथ मत लगाना, या वहां उस दरवाजे के पास दीवार का हाथ मत लगाना, वहां हल्का हल्का सा झटका आ रहा है, तो ये किसके गुण है? लीकेज के। और इसीलिए कहते हैं कि अर्थिंग भी घर से क्या होती है भाई? 5 फुट दूरी पर होनी चाहिए, ताकि धारा नहीं आए। आपने दीवार के जस्ट पास में कर दी, आपने सारी धारा लाके तो दीवार के जस्ट पास में भेज दी, अब वो दीवार में असर तो आएगा ना उसका, फिर आप कहोगे हल्का हल्का करंट आ रहा है। इसलिए कहते हैं अर्थिंग भी क्या होनी चाहिए? 5 फुट दूर होनी चाहिए। आपके जो मकान है, मकान की जो दीवार से 5 फुट क्या होनी चाहिए? दूर, ताकि उसका असर नहीं आए। आप जस्ट टच करके करोगे तो असर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो धारा का कुछ अंश मुख्य दिशा के विपरीत प्रवाहित होता है, इसका मतलब क्या हो गया? धारा के मान में क्या होगी भाई? कमी। इसका मतलब क्या होगा? धारा के मान में कमी होगी। लिख लिया भाई। ये परिपथ के 4 प्रकार हैं। परिपथ के प्रकार सारे समझ में आ गए चारों? ठीक है। अब हम देखते हैं ओम के नियम के बारे में।
ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित धारा उस परिपथ को प्रदान किए गए विभव के समानुपाती होती है। यही मतलब होता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा उस परिपथ को प्रदान किए गए विभव के समानुपाती होता है। यानी कि आई समानुपाती क्या हो गया भाई? V। इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी। तो ये कह रहा है किसी बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उस परिपथ को प्रदान किए गए विभव के समानुपाती। अब कोई लिखना मत, अब इसमें काम की एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो ध्यान से देखना। आई समानुपाती V है, इसलिए इसको हमने सरल किया तो हमारे पास बना I बराबर V गुणा G। I बराबर क्या बना? V गुणा G। और इसी से हमारे पास I समानुपाती V है, तो आप बताओ V समानुपाती I है कि नहीं है? है। सेम ही बात हुई। V I समानुपाती V है तो V समानुपाती क्या हो गया? I। और V समानुपाती I है तो इसको सरल किया तो V बराबर क्या हो गया? I गुणा R। आप इसके बारे में कम जानते हो, इसको तो जानते ही हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है ना, ध्यान रखना। I समानुपाती V, तो I बराबर V बटा क्या हो गया? G। और ये क्या हो गया भाई? V बराबर I R। ठीक है, क्योंकि V समानुपाती, दोनों किसके नियम है? ओम का ही तो नियम है, हमने कोई नया नियम थोड़ी दे दिया, ये ओम के नियम से ही तो चल रहा है चीजें। ठीक है, अब देखो मैं इसको सरल करवाता हूं। मैं इसको सरल करूंगा तो आप बताओ V बराबर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे V बराबर बनेगा G, नीचे चला गया I बटा G, गया कि नहीं गया? I बटा G। और ये I गुणा R है, ये I बटा G है। ठीक है, यहां से हमें एक संबंध पता चलेगा कि R बराबर 1 बटा G। देख लो, इस R की जगह 1 बटा G लिखूंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो R बराबर क्या होता है? 1 बटा G। ठीक है, R और G दोनों ही नियतांक है। R और G दोनों क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी एक मतलब है, ध्यान रखना। नियतांक क्या होता है? V बराबर I R आपने देख लिया। आपने ये देखा I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। बताओ R बढ़ाओगे तो धारा क्या होगी? घटेगी। तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना, R बराबर V बटा I, ये भी लिख सकता हूं। बताओ धारा बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध नहीं घटेगा, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नियतांक है। अभी अभी तो ये बोला है, ये क्या है? नियतांक। धारा बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी। V समानुपाती क्या है? I समानुपाती क्या है? V। तो ये वोल्टेज बढ़ाने पर धारा, धारा बढ़ाने पर वोल्टेज। हाँ, यदि आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो बाधा क्या करोगे? ज्यादा, तो धारा क्या होगी? कम। ये तो प्रतिरोध कहते हैं किसे? धारक परों में बाधा को। लेकिन मैं धारा बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध घटेगा क्या? नहीं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैं बाजार गया,
मैं बाजार से लेकर आया 10 ओम का प्रतिरोध। कितना ओम का लाया? 10 ओम का। अब मैं से 5 वोल्ट की बैटरी में जोड़ूंगा तो भी क्या ओम है? 10। 20 वोल्ट की बैटरी में जोड़ूंगा तो भी कितना ओम है? 10। और 50 वोल्ट की बैटरी में जोड़ूंगा तो भी कितना ओम है? 10। बताओ, वोल्टेज चेंज हुआ लेकिन ये प्रतिरोध चेंज हो गया क्या? नहीं। प्रतिरोध का मान क्या है? नियत। इसलिए ध्यान रखें, आर और जी दोनों क्या है? नियतांक। ये भी हमारे पास नियतांक है और ये भी हमारे पास क्या है? नियतांक। नियतांक का मतलब कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है? नियत। जी क्या होता है? जी होता है चालकत्व। जी क्या होता है? चालकत्व। चालकत्व इंग्लिश में कहलाता है कंडक्टेंस। और आर क्या होता है? प्रतिरोध। और ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम, यानी कि उल्टे। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो जी क्या होगा? कम। जी और आर ऐसे समझ लो, चालक तो होता है धारा के परों में सुग्राहिता और आर होता है धारा के परों में बाधा। जैसे मान लो कि किसी रास्ते पर आपके खेत में मान लो नील गायें वगैरह ज्यादा आती है तो आप क्या करते हैं? कांटे की बाढ़ कर देते हैं, या फिर तारों की कर देते हैं, या फिर दीवार निकलवा देते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है? या फिर झटका वाला तार लगा देते हैं आता है ना एक वो, तो वो लगा देते हैं, ठीक है? ये तो है आप क्या करते हैं? परवाह में बाधा। एक यदि आपके घर कोई संत महात्मा आते हैं तो आप रेजे बिछाते हैं, कालीन, है ना, कि रेड कारपेट। क्या वो रेड कारपेट क्यों बिछाया जाता है? वो इसलिए बिछाया जाता है कि उनके पर्व में सुग्रहता पैदा करें। ऐसा नहीं कि हमारे घर महाराज आ रहे हैं उनको आने में कोई बाधा हो, ऐसी होनी नहीं चाहिए ना, उसे हम कहते हैं सुग्रहता। इसलिए हम एकदम रास्ता सही करते हैं, फिर हम बिछा देते हैं रेजे कि तुम्हारे पैर भी मेले नहीं होंगे, तुम तो आओ केवल। यही तो हुआ। तो ये मामला है। तो ये तो जो संत महात्मा को बुलाते हैं वो तो चालक तो है, धारा के पर्व में सुग्रहता। और प्रतिरोध क्या है? धारा के पर्व में बाधा। तो दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं कि नहीं है? ये है मामला। करो नोट। ओम के नियम में ऐसा नहीं है, आपने कभी जी देखा नहीं इसका मतलब जी होता नहीं, ऐसा नहीं है। जी होता है, आपने देखा नहीं तब देख लो। और मैंने पूरी डेफिनेशन के साथ समझाया पूरा। आई समानुपाती वी भी होता है और वी समानुपाती आई भी होता है। जी का क्या मतलब बता तो दिया ना, जी चालक तो होता है, धारा के बराबर सुग्रहिता।
हो गया भाई? ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो था हमारे पास ओम का नियम का बेसिक बात है। ओम का नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा विभव के समानुपाती है। प्रदान किया गया विभव के समानुपाती। वोल्टेज ज्यादा दोगे तो धारा क्या बहेगी? ज्यादा। वोल्टेज कम दोगे तो धारा क्या बहेगी? कम। अपने ये तार ही है, अपने घर पे सप्लाई दी, वोल्टेज ज्यादा आएगी तो धारा क्या बहेगी? ज्यादा। सप्लाई वोल्टेज कम आएगी तो धारा क्या बहेगी? कम। ये किसके लिए लागू होता है? बंद परिपथ के लिए। किसके लागू है? बंद परिपथ। अब एक विशेष बात, विशेष बिंदु। ओम का नियम एसी के लिए लागू होता है कि डीसी के लिए होता है कि दोनों के लिए होता है? दोनों के लिए। तो ये एसी में डीसी दोनों के लिए लागू। ये एसी में डीसी दोनों के लिए लागू। ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक विशेष। आपने लिखा था आर क्या है? एक नियतांक है। आर का मान तो नियत रहना चाहिए, लेकिन आर में गुण क्या है कि तापमान बदलोगे तो प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, तापमान घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। और आपने कहा आर क्या होना चाहिए? नियत। आर तो तभी नियत होगा जब तापमान भी क्या हो? नियत। तो ओम का नियम कब लागू होगा? जब तापमान नियत हो, यानी कि पदार्थ की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। ताप व दाब नियत होने पर ओम का नियम लागू। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है? बहुत आसान सवाल। तो आप कहेंगे भाई आई बराबर तो क्या होता है भाई? V बटा R। ठीक है। V का मान कितना? 36। R दोनों कौन से क्रम में? 8 और 4 श्रेणी में ना, एक के बाद दूसरा तो श्रेणी हुआ। तो ये क्या होगा? 8 और 4 जुड़ेगा। 8 और 4 कितना हो गए? 12। 36 में 12 का भाग दिया तो 3 एम्पियर। तो ये तो आ गया 3 एम्पियर। अब देखो, हमें पूछे कि V1 का मान क्या है? मान लो ये क्या मान है V1 का? हमने कहा V1 बराबर क्या होगा? जिसका वोल्टेज लोगे प्रतिरोध उसी का लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? V बराबर तो क्या था? IR। V बराबर क्या होता है? IR। I तो बराबर ही है और प्रतिरोध अलग अलग है, तो I गुणा R1। I का मान कितना है? 3। R1 का मान कितना है? 8। 8 तो ये कितना हो गया? 24। तो 24 वोल्ट है। क्या हो गया? बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस इतना ही है। धारा आई बराबर क्या हो गया? V बटा R। V कितना है? 36। 8 और 4 श्रेणी में तो कितना हो गया? 12 ओम। और 36 में 12 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3 एम्पियर।
अब जो मैं इसके आगे बताऊंगा ये थोड़ा सा टफ होगा और उसके बाद क्लास एंड करेंगे। तो वो टफ इसलिए होगा क्योंकि आपको बीजगणित से बहुत डर लगता है और ये बीजगणित तरीके से चीजें आगे चलेगी थोड़ी, लेकिन है सारी काम की चीज। यहां तक तो सबको आ गया समझ में? ठीक है, आपको आ गया? आपको ठीक है। तो अब आप ध्यान से देना, लिखना मत, आराम से समझना। थोड़ी सी अच्छी चीज है, मतलब मैं पहले कह रहा हूं क्योंकि इसमें इक्वेशन घूमेगी थोड़ी, लेकिन चीज अच्छे सवाल पूछे जाने लायक चीज है। एक नाम होता है धारा घनत्व। जनसंख्या घनत्व सुना है? क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र में जन की संख्या, लोगों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र में, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये तो जनसंख्या घनत्व होता है कि नहीं होता है? तो ये धारा घनत्व क्या होगा कि प्रति इकाई क्षेत्र में धारा का मान क्या है। तो आप क्या कहेंगे? धारा घनत्व होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अभी लिखना मत आप, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। तो इसे मैं क्या कहूंगा? धारा घनत्व कहूंगा। धारा घनत्व डिफाइन किससे किया जाता है? जे से। किसे लिखते हैं? जे। जे होता है धारा घनत्व है। और जे विद्युत धारा किसे लिखते हैं? आई से। क्षेत्रफल क्या होता है? ए से। ठीक है ना? जे बराबर क्या होगा? आई बटा ए। और ये होता है हमारे पास एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्र क्या आया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पूछे धारा घनत्व किससे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्र में धारा का जो मान है वो क्या कहलाएगा? धारा घनत्व है। जो डिफाइन किससे करते हैं? जे से। जे बराबर आई बटा ए। आई का मात्रक एम्पियर होता है और एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है विभव बटा लंबाई, यानी यह कहलाता है इकाई लंबाई में वोल्टेज का मान परिवर्तन होगा ना, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि जैसे मान लो एक तार यहां गिर गया कोई नीचे, यहां पास वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा। जैसे दूर दूर जाएंगे वोल्टेज क्या होगा? कम। तो प्रति लंबाई पर वोल्टेज में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? और जो प्रति लंबाई पर वोल्टेज में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होता है विभव बटा लंबाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन किससे की जाती है? ई से। ई से होता है वी बटा एल। और मात्र क्या होगा भाई? वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। एक आपने ये देखा था R बराबर 1/G, तो आपने देखा था। एक और होता है चालकता। चालकता जो इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहलाती है, इसे डिफाइन करते हैं सिग्मा से। चालकता बराबर 1/ प्रतिरोधकता। चालकता बराबर 1/ क्या होता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को डिफाइन करते हैं रो से। चालकता बराबर 1/ प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा? 1/ चालकता। और चालकता बराबर 1/ प्रतिरोधकता। ठीक है। ये सारी कहानी मैंने आपको एक एक पॉइंट वाइज समझाई कि भाई ये चीजें मैं काम में लूंगा, ये आपको पता रहनी चाहिए। ये मैंने बता दी ताकि अब मैं एक इक्वेशन पर अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है।
इक्वेशन पर जो अप्लाई करूंगा, तो आपने ये तो सुना है कि I समानुपाती V या V समानुपाती I, ये किसका नियम है भाई? ओम का। आपको शायद पता नहीं होगा कि J समानुपाती E होता ना, ये भी ओम का नियम ही है। J समानुपाती E, ये भी किसका नियम है? ओम का। यदि वो कहें कि J समानुपाती E किसका नियम है, तो आप क्या बताना पड़ेगा? ओम का। ओम ने टोटल 8 नियम दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो J समानुपाती क्या हुआ? E, और J भी मैंने बता दिया और E भी मैंने बता दिया। J क्या है? धारा घनत्व है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको सरल करोगे तो हमारे पास बनता है J बराबर सिग्मा I। क्या मिलता है? J बराबर सिग्मा I। तो देख लो, J हमारे पास क्या है? धारा घनत्व है। सिग्मा हमारे पास क्या है? चालकता। और E हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये भी किसका नियम है? ओम का। तो मैं केवल ये लिखता सीधा, तो आप मुझे पूछते J क्या है, E क्या है, ये अंकुड़िया क्या आ गया टेढ़ा। तो ये सारी डेफिनेशन है। धारा घनत्व क्या होता है? धारा बटा क्षेत्रफल, उसे धारा घनत्व कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं? इकाई लंबाई में वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। और सिग्मा क्या होता है? चालकता। ये भी किसका नियम है? ओम का नियम। J का मात्रा क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये परीक्षा में सवाल पूछा हुआ है और ये सूत्र परीक्षा में पूछा हुआ है। सूत्र तो मैं बता दूं, यूपीपीसीएल TG2 2021 का सवाल है, सीधा सूत्र ही पूछा हुआ है। सिग्मा तो बहुत बार घूमेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत घूमती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो विभव बटा लंबाई यानी वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है? अब किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आज हमने ओम के नियम पूरा पढ़ लिया है। कल हम एक और नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम। वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक पढ़ के आना आप। कल हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2, एक KCL और दूसरा KVL। किरचॉफ की धारा के नियम, किरचॉफ के विभव का नियम, ठीक है ना। उसके बाद में पावर के बारे में, ऊर्जा के बारे में, कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, कौन सा कम देता है, सब देखना है। ये थोड़ा सा अच्छा, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार देखे ना ये, तो ये याद करना, इसलिए मैंने पहले कहा ध्यान रखना। क्योंकि यदि ऑप्शन देता है बताओ ओम का नियम कौन सा है, V बराबर IR के J बराबर सिग्मा E के दोनों, तो आप V बराबर IR कर देते, जबकि दोनों ही ओम का नियम है। ये भी किसका नियम है? ओम का ही नियम है। आप रजिस्टर बहुत मोटा लेकर आ रहे हैं। मेरे वाला सब्जेक्ट लास्ट में शुरू किया क्या? पेज नंबर डाले हैं, 700 से स्टार्ट किया। किधर से स्टार्ट किया? मेरा 650 से, एक में। इसे कैरी करना, पढ़ पाना मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको लगा आसान रहेगा, एक में सब आ जाएगा ना। मेरे हिसाब से अलग अलग थोड़ा ज्यादा उपयुक्त रहता है। ठीक है भाई, इसको देख के घबराना नहीं, 2 बार पढ़ना इसको। पहले मैंने बोल दिया इसके बारे में, ठीक है? ओके। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जाओगे? किसका मान? जी कौन? सिग्मा J? हाँ, इसका मान ही तो है I बटा A है। हाँ रखो, मैं रख के दिखाऊं? चलो मैं एक रख के दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट भाई। मैं रख के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं काटूंगा क्योंकि आपके इतना काम का नहीं रहेगा। मैं दिखाता हूं। सिद्ध करना, J बराबर क्या होता है? I बटा A। सिग्मा बराबर क्या आएगा? 1 बटा रो। E बराबर क्या होता है? V बटा L। होता है कि नहीं है? यही मैंने लिखा तीनों। अब देख, अब सिग्मा और L को मैं ले आया इधर, तो सिग्मा इंटू L बटा A गुणा क्या है? I। उधर क्या बचा है भाई? V। इधर V बचा, रो और L ऊपर आएगा, आ गया। रो इंटू L बटा A बराबर क्या होता है? R।
आर बराबर सूत्र आर का, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। तो ये आर गुणा आई बराबर वी। बताओ ओम का नियम है कि नहीं है? तो ये भी कौन सा नियम है? अब ये काट दो, इतना देख डरोगे सही बेफालतू। काम का नहीं ना, काम का तो मैं वैसे खुद चला के लिखाता हूं, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। इतना जल्दीबाजी कहां भाग रहे हैं सीधा? मुझे लगता है ये हॉस्टल में रहने वाले पीजी वाले हैं। खाने का टाइम हुआ है सही, ये 2 बजे तक होता है, 2 बजे तक होता है पीजी का टाइम। यही लफड़ा है, समझ गया मैं।